मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप वैसे ही कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें, जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए, देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो जाए और स्टेक होल्डर्स या हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल या सुन्नी वक्फ बोर्ड या इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटी कमीशन, सब लोगों के साथ। इसके बाद पूरे देश में हमने पूरी कमेटी को लेकर टूर किया। लखनऊ आए, पटना गए, कलकत्ता गए, भुवनेश्वर या हम गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं न कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये कौन सी साजिश है कि इस तरह से, जब एक वक्फ के लिए सरकार साफ कह रही कि हम एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट कानून लाके, जो वक्फ की वाकिफ की मंशा है कि वक्फ का आमदनी का फायदा गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, बच्चों को या महिलाओं को मिले, जिसका फायदा नहीं मिल रहा। शिकायतें क्या रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। आज वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं मुतवल्ली बेच रहे हैं, कहीं केयरटेकर, कहीं वक्फ बोर्ड के लोग मिले हुए हैं। तो अगर उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो ये क्यों देश में इस तरीके से, जिस तरह से ये विरोध बढ़ रहा है, जबकि जेपीसी की हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब सरकार उसको अप्रूव करके अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। तो अब इसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरे देशव्यापी एक आंदोलन किया जा रहा है। उसी तरह से जैसे सीए पे हुआ, 3 तलाक पे हुआ, आर्टिकल 370, 35A पे हुआ। पर ये जो एनआरसी सीए को लेकर विरोध हुआ, वो भी मस्जिदों एक एरिया बना दिया, एक सियासत का क्षेत्र बना दिया, वहां पे काली पट्टी बांध करके अमेंडमेंट बिल के नाम पर विरोध करने। तो किस हद तक साजिश लगती है आपको, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह मस्जिदों को भी और इबादत गाहों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। नहीं, आप देखिए कि जहां विरोध किया वहां फिलिस्तीन के झंडे थे, लहरा रहे थे। तो साजिश तो गहरी है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले के विरोध में सड़कों पे विरोध हुआ, कहीं शाहीन बाग पे धरने पे बैठे या कहीं प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस बार तो देश की इबादत गाह जो है, उस इबादत गाहों में प्रोटेस्ट के लिए काली पट्टी का और इबादत गाह सियासत गाह बन गई। तो ये तो अपने आप में गंभीर है कि कहीं न कहीं इतना उकसाने की कोशिश हुई कि पूरे देश में, कि कहीं न कहीं उससे उसकी कुछ प्रतिक्रिया हो। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने अल्पसंख्यक भाइयों को भी कि कितना झूठ बोल करके, गुमराह करके लोगों को भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन पूरे देश में लोगों ने शांतिपूर्वक ईद मनाई। जबकि नवरात्र भी इसी के साथ चल रहा था, कितना सेंसिटिव मामला था। और उसके बाद नवरात्र में भी लोग, हिंदू भाई अपने त्योहार को मना रहे हैं।
ये भारत की गंगा जमनी की तहजीब है। लेकिन आज चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, विपक्ष के लोग तो केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में केवल मुस्लिम्स को वोट बैंक समझते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं, जबकि ओवैसी इसके मेंबर थे। हमारी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी सबके एक मेंबर इसमें थे। सबकी राय रखी गई है। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया इस कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके, कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। एकदम ठीक उन्होंने कहा है। एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमेटी को, कमेटी ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमको जैसा पता चला है कि जितनी भी कमेटियां आज बनी है सांसदों की, और 15 दिन में 20 दिन में वो लोग रिपोर्ट दिया है, इस कमेटी ने सब लोगों से दुगना समय लिया है और काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन किया है, और उसके आधार पर उन लोगों ने रिकमेंड किया है। रिकमेंडेशन क्या किया है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसी रिकमेंडेशन के आधार पर वक्फ बिल पेश होगा कल 2 तारीख को। हमारी भी मानना है कि जिस प्रकार से 370 का आया था, सब गुदाल कर रहे थे, कहा भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से ये 3 तलाक वाला मामला था, सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है, आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। तो 2 उदाहरण तो आपके सामने है। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका शेय है, बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा। चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, टेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी के विकास के लिए हो रहा है। इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे, और जो किरण रिजिजू जी ने कहा है एकदम ठीक कहा है। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करना। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। सर साथ ही अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस एमपी की इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी की दलाली करने की जरूरत है, इसको अपोज कर रहे हैं। भाई ये लोग बताइए ना, जिस स्टेट से मैं आता हूं सबसे बड़ा दंगा, भागलपुर दंगा कांग्रेस के टाइम में हुआ, पूछिए उनसे। और उसके बाद 15 साल आरजेडी की सरकार थी और न्याय नहीं मिला किसी मुसलमान को। नीतीश कुमार आए, उसके बाद लोगों को न्याय मिला। ट्रैक रिकॉर्ड है ना काम करने का। ये वोट लेते रहे और इनका इंटरेस्ट कभी सर्व नहीं किया। इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। सर बिहार इलेक्शन जिस तरह से आ रहा है, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हुए, चिराग पासवान हुए, जन चौधरी, इन लोगों ने सपोर्ट ना किया होता तो बिल ना आता। तो क्या कहना चाहिए? भाई मैंने कहा ना कि पहले भी अमेंडमेंट इसमें हो चुका है, आम मुसलमानों का फायदा हो, यही न है। तो और एक बार आने तो दीजिए, क्या आता है। देखिए आने दीजिए और डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब वो जेपीसी में भी गया तो जो संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उल्टा और अमेंडमेंट हुए। और ये जो देश जिस तरह से चलता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो वक्फ बिल है, जिस लैंड की बात कर रहे हैं, जब चर्चा में आएगा तो बातें होंगी। ये कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट। तो इसको आने दीजिए, डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और निश्चित तौर से ये देश के सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है। आपकी पार्टी कह रही है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों आप लोग कह रहे हैं? देखिए तभी मैंने बोला कि सदन में आने दीजिए। जो आप कर रहे हैं, हमारा सधर्म देश है और सबके लिए वन नेशन अगर है तो सबके लिए वन लॉ होता है। तो इसमें बहुत सारी बातें लिख कर आएंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। तो अगर किसी एक के लिए लॉ आएगा तो दूसरे के लिए भी वही लॉ लागू होगा। तो ये आपको 20 बार सोचना है। और जिसके लिए आप अधिकार के संविधान में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आप कम्युनिटी का जो डिसीजन है, हमने अपना लैंड दे दिया कि मुझे यहाँ पे मेडिटेशन करवाना है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप कभी रहा नहीं है। माननीय अमित शाह जी 4 तारीख की रात को रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर रात्रि विश्राम है, और उसके बाद 5 तारीख को सुबह दंतेवाड़ा जाना होगा, वहां दंतेश्वरी माई के दर्शन हैं। उसके बाद बस्तर पंडुम में सम्मेलन है, और उसके बाद वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनके साथ उनका भोजन है। जो अभी नवनिर्वाचित स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधि आए हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, नगरीय निकायों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ। और उसके बाद कमांडर्स जिन्होंने बड़े अभियानों में भाग लिया है, उनके साथ एक मीटिंग है। फिर रायपुर में आकर के रायपुर में एक प्रशासनिक बैठक है, उस प्रशासनिक बैठक के बाद उनका प्रस्थान होगा। सर वक्फ बिल की बहुत बात चल रही है। सर रिजिजू जी ने कहा है कि वक्फ बिल टेबल करने के लिए वो तैयार है। मनना इसके लिए तो मैं सोचता हूं पूरी देश तीव्रता से प्रतीक्षा में है। कारण यह है कि कोई ऐसी संस्था कैसे हो सकती है जिसका निर्णय हो जाए, जिसने कोई कुछ कह दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज न किया जा सके। ये कैसे संभव है भाई? संसद में बने कानून भी
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। वक्फ बोर्ड ने कुछ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ये स्थिति अगर देश में है तो तुरंत बदलना चाहिए। कांग्रेस के लेकिन कुछ बड़े लीडर कह रहे हैं कि इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ आप, सुप्रीम कोर्ट में मेरा कहा मैं कुछ ऐसा बोलूं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सके, ये डेमोक्रेसी पर अटैक है? या मेरा कहा भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, ये डेमोक्रेसी पर अटैक है? आप खुद सोचें, अगर अपील का अधिकार किसी पर समाप्त होता है तो डेमोक्रेसी समाप्त होता है, लेकिन अपील का अधिकार आप कहीं दे रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी ला रहे हैं। भाई, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। कुछ लोग इस बिल को लेकर गफलत फैलाना चाहते हैं। यह बिल वक्फ को मजबूत बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा, मुस्लिम समाज के यतीम बच्चे, बेवाओं और गरीब लोगों की खिदमत में काम आएगा। इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है, जबकि यह बिल मुस्लिम बेहतरी के लिए है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश कह रहे हैं कि इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध करेगा कि ये सीधा हमला संविधान पे है और ये उसके नींव पे भी है, संविधान के नींव पे भी है, फाउंडेशन पे भी। देश आज़ाद होने के बाद संविधान पर सबसे बड़ा हमला 1975 में हुआ, जो इन लोगों ने किया, जो संविधान को हाथ में लेकर नौटंकी करते हैं। मेरी समझ में कांग्रेस को अपना नाम मुस्लिम लीग कर लेना चाहिए। वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी? या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी?